बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में ये एक बड़ा अहम वाक़या था, जिसको ज़ाहिर अहम वाक़े के तौर पर ही लिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी हकीकी अहमियत नहीं समझ सके। वो खबर ये थी कि इमरान खान को GHQ रावलपिंडी पर हमले के केस में जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही 9 मई के हवाले से इस पर मज़ीद मुकदमात कायम किए गए हैं। इस खबर का ताल्लुक मेरी गुज़श्ता रोज़ की वीडियो में दी गई खबर से है कि जिसमें ये मैंने बताया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अब सख्त तरीन एक्शन का फ़ैसला हो गया। और ये जो PTI के हलके और उसके हमदर्द एक कंपेन चला रहे थे कि इमरान खान के बारे में पॉलिसी लचकदार हो गई है, कुछ नरमी आ गई है और कुछ रियायतें मिलने की तवक्को है, तो ये उन सब चीज़ों की नफ़ी है। दर हकीकत इमरान खान के साथ कुछ ऐसा किया जाने वाला है कि ये अगले 10 बरस तक जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। तो ये तो खैर संजीदा बात है, लेकिन इसमें एक लतीफ़ा भी हुआ। लतीफ़ा ये हुआ कि किसी ने ट्वीट किया कि इमरान खान को अगर 6 बरस बाद रिहाई मिलती है तो 6 बरस के बाद इसकी उम्र हो जाएगी, कोई 80 साल की हो जाएगी, और जैसे ही ये जेल से बाहर निकलेगा 2030 में जेल से जैसे ही ये बाहर निकलेगा, चोरी के एक और मुकदमे में पकड़ लिया जाएगा। तो चोरी के हवाले से इमरान खान का जो रिकॉर्ड है वो कमाल का है। हर चीज़ में चोरी, हर शोबे में चोरी। जब ये हुकूमत में ये 3.5 साल तक रहा, इसने पाकिस्तान का कोई शोबा ऐसा छोड़ा नहीं जिसमें इसने चोरी न की हो, वारदात न की हो, अरबों खरबों करोड़ों हथियार न हो। तो इसी सिलसिले में 9 मई के सिलसिले में थोड़ी सी बात आगे भी करता हूँ, लेकिन ज़िमनी तौर पर कि नैब ने तोशा खाने के एक और रेफरेंस इसके खिलाफ दायर कर दिया है। जो पिछली चोरी थी, ये चोरियाँ उससे बढ़कर हैं। इसमें तो सैकड़ों तोहफ़ों का जिक्र है जो इमरान खान और उसकी बीवी बुशरा बीबी ने चोरी किए और हड़प कर लिए, और इनकी मालियत अरबों रुपए में बताई गई है। तो इस केस में भी इसका फंसना मुश्किल है। तोशा खाना केस में इस पर फर्द जुर्म भी लग गई है। हालांकि वो लतीफ़ खोसा एंड पार्टी ने फर्द जुर्म को टालने के लिए बहुत कोशिश की, और एक दिन पहले तो इन्होंने बाईकाट का ड्रामा भी किया, यानी 15-20 वकील साथ ले गए जिनका जेल मुलाकात में के रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था और ना ही उनके नाम पहले से दिए गए थे। चुनाचे जेल के अमरे ने कहा कि हम तो इनको नहीं आने दे सकते। इस पर लतीफ़ खोसा ने अदालत के अंदर खड़े होकर कहा कि चूंकि मेरे साथियों को नहीं आने दिया जा रहा, इसलिए मैं भी बाइकाट करता हूँ। उस रोज़ फर्द जुर्म लगना थी, वो फर्द जुर्म फिर मुलतवी होगी, लेकिन अगले दिन लग गई है। तो ये तो खैर बीच की बात होगी। तो 9 मई की बात है। आपको याद होगा एक प्रोग्राम में मैंने बताया था कि 9 मई के साने की सैकड़ों वीडियो ऐसी हैं जो इदारों ने अपने पास रख ली है और उनको पब्लिक में लाने की वो इजाज़त नहीं दे रही, क्योंकि इसकी वजह से ज़ाहिर है कुछ सवालात पैदा होते हैं। फ़ौज के लिए कुछ खिफ़त का सामान है या किसी अवाम के लिए एक तकलीफ़ और दुख का बास बन सकती हैं। कई मसलतें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वो वीडियोस नहीं लाई जा रही थी, और इन वीडियो से पता चलेगा जब ये आएंगी कि 9 मई को दरअसल जो कुछ हुआ वो उससे बहुत ज़्यादा था जितना पब्लिक के इल्म में है और जितना TV चैनल्स पर चला या सोशल मीडिया पर चला। तो फिर कल आपने देखा कि एक उनमें से एक वीडियो जारी कर दी गई जिसमें वो मिलिट्री अस्पताल पर हमला करते हैं और अंदर की हर चीज़ तबाह कर देते हैं, जो उठा कर ले जाते हैं, और मरीज़ों की इलाज के लिए जो मशीनें होती हैं बड़ी सेंसिटिव किस्म की और बड़ी जान बचाने वाली मशीनें जिनको कहा जाता है, उनको भी इन्होंने तोड़ फोड़ दिया या उखाड़ कर ले गए। तो इस वाक़े से ज़ाहिर है जिसने भी ये वीडियो देखी उसको शॉक पहुंचा, और यही वजह थी कि इस तरह के वीडियो इदारे सामने नहीं ला रहे थे। लेकिन मैंने इस खबर में ये भी बताया था कि आस्ता आस्ता इनमें से एक एक करके एक एक दो दो करके ना गाहे गाहे वक्फे के साथ ये वीडियोस बाहर आएंगी। कल फिर एक और वीडियो आई जिसमें वो GHQ के गेट पर धावा बोल रहे हैं, और फिर वो पाकिस्तानी फ़ौज के इंसिग्निया, वो उस निशान को तोड़ फोड़ रहे हैं जो फ़ौज का निशान है, जो किसी एक अफसर का ज़ाती निशान नहीं है, किसी एक ओहदे की निशान नहीं है, पूरी आर्मी का, पूरी मुसल्लह अफवाज का एक निशान है। उस निशान को तोड़ रहे हैं और गालियां दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। इस तरह और भी बहुत सारी वीडियोज़ आनी है, और इन सब वीडियोज़ आने के साथ ही अगले 1.5 हफ्ते में एक फाइनल रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तैयार करके कई मुकामात पर वो सबमिट करा दी जाएगी। आप समझ आइए कि कहाँ कहाँ सबमिट करा दी जाएगी, और उसके बाद फिर जो मरहला होगा
वो बहुत जल्द बड़ी स्पीड के साथ नाकाबिले यकीन रफ्तार के साथ, जिसको इमरान खान कहा करता था ना कि स्पीड की बिजली के साथ ये मामला हुआ, तो उस तरह की स्पीड इसको इमरान खान को होती हुई नज़र आएगी। और 9 मई में इसके बाद अब इमरान खान के बारे में जो लोग ये टीवी पर बैठकर पेशगोइयाँ करते हैं ना कि नहीं इमरान खान इलेक्शन के बाद बाहर आ जाएगा, या साल बाद बाहर आ जाएगा, या 2 साल बाद बाहर आ जाएगा, तो वो ज़रा लिख रखें कि इमरान खान की जेल के अंदर क़याम की मुद्दत जो है वो उसको आप गैर मुय्यना हद तक लंबी मुद्दत समझिए, और फिर उसके साथ में वो आप चाहें तो वो लतीफ़ा जोड़ लें कि इमरान खान जब 80 साल की उम्र में 82 साल की उम्र में जेल से बाहर आएगा तो बाहर आते ही उसको चोरी के एक और मुकदमे में दोबारा अंदर कर दिया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, कल एक वाक़या हुआ, PTI के 2 दड़ंगे, क्या नाम है इनका, एक शेर मरबत अफजल और एक वो हैदर मेहदी, वो जो लंदन में बैठा हुआ रा का मुसल्लमा एजेंट है, इनके दरमियान एक लफ्ज़ी जंग छिड़ गई, एक दूसरे को गंदी गालियां दी गई नाकाबिले बयान किस्म की। तो ये तो खैर कोई तज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि PTI का आदमी हो और गंदी गालियां ना दे, चाहे आपस में लड़ें चाहे दूसरे को दें, जो गंदी गालियां नहीं देता वो PTI में रह नहीं सकता, और जो गंदी गालियां देता है वो PTI से बाहर नहीं रह सकता, वो PTI के अंदर ही जाता है। लेकिन यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये थी कि इन दोनों ने एक दूसरे को गालियां देने के अलावा एक दूसरे की पेंटें उतारने की धमकी भी दी। तो ये वो चीज़ थी जो मैंने तवज्जो के साथ नोट की कि आखिर क्या वजह है ये पेंटें उतारना, सारी PTI का मसला क्यों है। इमरान खान जब तकरीर करता है तो वो यही कहता है कि पेंटें उतार दूंगा, पेंटें उतर जाएंगी, शलवारें गीली हो जाएंगी, पता नहीं इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू करता है स्टेज पर बैठकर। और बैठक में भी इसने एक मरतबा अपने ड्राइंग रूम में अपनी पार्टी के इजलास में ये कहा था कि अगर हम 20,000 अफराद को सड़कों पर ले आएँ तो इन जनरलों की पेंटें ढीली हो जाएंगी, पता नहीं गीली हो जाएगी, इस तरह की बात उसने की थी। और फिर वो PTI के लोग जिन्होंने शो किया, क्या मजबूरी थी, इन्होंने 2014 के धरने में इज्तिमाई तौर पर सैकड़ों लोगों ने अपनी शलवारें उतारी, पेंटें उतारी और वो सुप्रीम कोर्ट के जंगले पर टांग दी। ये पता नहीं उसको इमरान खान का आर्डर था या क्या हुआ। तो बहरहाल ये उस रात, हालांकि पता नहीं कपड़ों के बगैर ही सोए, ये मुतबादल कपड़े उन्होंने पहने, ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन ये तो सब ने देखा कि जंगला जो था वो इनकी शलवारों और पेंटों से भरा हुआ था। ये एक अलामती हरकत थी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये आखिर इनका क्या मसला है कि इनका जो भी लीडर, ये सोशल मीडिया के ब्लॉगर है, वो भी इसी तरह की गालियां देते हैं। ट्विटर हैंडल आप देख लें इनके जितने भी हैं, उनमें यही इसी तरह की बातें होती हैं कि पेंटें उतार देंगे, तुम्हारी पेंट उतर जाएगी, तुम्हारी पेंट फलाने उतारी, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये इनका कोई बचपन का तजर्बा है या कोई ख़ानदानी मशगला है, इनका ख़ानदानी कल्चर है, या इनके DNA का मसला है। ये सवाल जो है ये हैदर मेहदी और शेर मरबत की जो इस जंग है, इसकी जंग के नतीजे में जो तबादला ख्यालात हुआ है, तबादला गालियात हुआ है, उसको देखकर मेरे जहन में आया। तो अगर आपके पास फुर्सत हो तो आप भी गौर करें, किसी डॉक्टर से पूछें कि ये कोई DNA का मसला है कि जो भी जिसके अंदर भी ऐसा DNA होगा वो PTI में खींचा चला आएगा और PTI में आकर डंप हो जाएगा, या जिसका DNA ऐसा नहीं है लेकिन किसी वजह से वो PTI में शामिल हो गया है तो उसका DNA बदल जाता है PTI में शामिल होने के बाद। क्योंकि हमने वो भी देखा कि वो जो बाबर खान है, जो पहले पीपल्स पार्टी में था और उसकी गालियाँ देने की शोहरत कभी नहीं थी, बदज़बानी की और बदतमीज़ी की, लेकिन अब वो PTI का सदर बन गया PTI में शामिल होने के बाद। तो उसने मरियम नवाज़ का जिक्र जिस गंदे अंदाज में किया, तो उससे तो यही लगता है कि इनके अंदर कोई ऐसी जादू नगरी है कि जो बाहर से आता है वो भी इन जैसा ही बदतमीज़ और गंदा हो जाता है। 2 बातें और रहती हैं। एक तो ये है कि PTI इलेक्शन में हिस्सा ले या ना ले, दोनों सूरतों में पाकिस्तानी सियासत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब ये बात पाया सबूत को पहुंच गई है कि दूसरे सूबों को छोड़िए, अगर इलेक्शन में ये हिस्सा लेती है और आज़ादाना तौर पर लेती है तब भी ये पख्तूनख्वा से भी आउट है। पख्तूनख्वा में भी ये इसकी पोजीशन जो आज से 3 महीने पहले तक थी वो तब्दील हो गई है, और अब वहाँ मौलाना फजल रहमान की पार्टी जो है वो पहले नंबर पर आ गई है। ये एक दिलचस्प तब्दीली है जिसकी तफसील अगर कभी वक्त हुआ तो बयान करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप ये बात नोट करें कि पख्तूनख्वा में ये तब्दीली आ गई है। और चौथा बड़ा अहम पॉइंट वो ये है कि मौलाना फजल रहमान अफ़गानिस्तान में है, वहाँ जो डेवलपमेंट हुई है वो तवज्जो के काबिल है।
एक तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म वो मुल्ला साहब जो हैं उनसे मुलाकात की है, और उस मुलाकात में मुल्ला साहब ने मौलाना को यकीन दिलाया है, यानी ज़ाहिर इन्होंने जो पैगामात दिए और जो तबादला ख्याल किया और जिस तरह पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा और तालिबान को उन ख़तरात से डराया जो इनकी मौजूदा पॉलिसी के नतीजे में पैदा हो सकते हैं, तो उसमें मुल्ला अखवंद साहब ने ये यकीन दिलाया है कि ठीक है, हम TTP को रोकेंगे, TTP को इजाज़त नहीं देंगे, TTP को असला भी नहीं देंगे। अब इस यकीन दहानी पर कितना अमल होता है कितना नहीं ये तो हम देखेंगे, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इस पर अमल हो जाता है, तालिबान अफ़गान तालिबान TTP को रोक लेते हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने से बाज रख लेते हैं, तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि PTI की इंतखाबी मुहिम क्या हशर होगा। इसलिए कि PTI ने पख्तूनख्वा की हद तक जो इंतखाबी मुहिम का प्लान बनाया है, उसका सारा इन्हिसार ही TTP के हमलों पर है कि वो हमले करके हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों को मारेंगे और हम इलेक्शन जीतेंगे। अगर TTP को अफ़गान तालिबान दबाने में कामयाब हो जाते हैं और ज़बरदस्ती रोक लेते हैं कि ख़बरदार कोई हमला नहीं करना, फ़र्ज़ कीजिए, तो PTI की इंतखाबी मुहिम तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बल्कि उसके साथ वही हो जाएगा जो शेर मरवत कहा करता था अपनी तकरीर में और जो खुद शेर मरवत के साथ हो गया। इन मुलाकातों में मौलाना फजलुर रहमान ने उनको ज़ाहिर यहाँ से वो ब्रीफिंग भी लेकर गए, उनको मैंडेट भी था, उनके सामने बहुत सारे हक़ाइक़ भी होंगे जो उनको दिए गए, जो फराहम किए गए। तो उनकी रोशनी में मौलाना ने उनको बताया तालिबान को कि आपका मफाद इंडिया से इत्तेहाद में नहीं है, ना ही किसी दूसरे मुल्क से इत्तेहाद करके आप मतलूबा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आपको खारजा पॉलिसी में, मुल्क की दाखिला पॉलिसी में, मुल्क की मईशत को उठाने में और हर किस्म के मामलात में जो फ़ायदे आपको पाकिस्तान से दोस्ती करके हासिल हो सकते हैं, वो किसी और मुल्क से आपको हासिल नहीं हो सकते। और ये बिल्कुल साफ बात है। इसमें सर-ए-फ़हरिस्त एक बात जो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ वो ये है कि अगर गवादर की बंदरगाह तक तालिबान को रसाई मिलती है तो ये सफ़र उनके लिए महफूज भी होगा, दोस्ताना भी होगा, क्योंकि सारे सफ़र में सड़क के दोनों तरफ ज़्यादातर जो एरिया है वो पठानों का है, तो वो गोया कि एक मानूस माहौल में उनके तजारती काफ़िले गुजरेंगे। अगर वो पाकिस्तान को डंप करके अब ईरान की वो चाहे बिहार का रास्ता इख्तियार करते हैं तो वहाँ उनको नामानूस माहौल मिलेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान से जो भी काफ़िला ईरान के सरहद में दाखिल होगा तो वो तकरीबन 1000 किलोमीटर के करीब रकबा बनता है, लंबाई बनती है, और सारी की सारी सहराई इलाके पर मुश्तमिल है। जबकि पाकिस्तान का जो रास्ता है वो उसमें सहराई हिस्सा थोड़ा है और मैदानी, पहाड़ी, जंगली इलाका ज़्यादा है, जो कि ज़्यादा तजारत के लिए, तजारती काफ़िलों के लिए साजगार है। सहराई काफ़िले में बहुत मुश्किलात है। और फिर ईरानी हुकूमत अपने तर्ज़ अमल और अपनी सख्त गिर पॉलिसियों की वजह से उन पर जो सख्तियाँ करेगी, पाकिस्तान की हुकूमत उन पर सख्तियाँ वो नहीं करेंगी। इसके अलावा फासला भी कम है और पाकिस्तान की टैक्सेशन भी ईरान से कम होगी, क्योंकि ईरान के अंदर जो माली कसाद बाज़ारी है वहाँ तो $1 के इवज़ इतने तुमान आ जाते हैं कि थैला भर जाए, तो उनको यानी वहाँ ज़्यादा अखराजात करने पड़ेंगे जहाँ कम अखराजात करने पड़ेंगे, और जब दोस्ती हो जाएगी तो फिर तो कई और मराआत भी मिल जाएंगी। इसी तरह उन्होंने जियो पॉलिटिकल हवाले से भी बातें की कि स्ट्रेटजिक हवाले से पाकिस्तान के साथ आपकी दोस्ती कितनी ज़रूरी है। सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ आप एक महदूद तजारत कर सकते हैं और सेंट्रल एशिया आपको किसी आलमी गुज़रगाह तक रसाई नहीं दे सकता। ये सारी बातें ये तो मैंने कही हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये सारी बातें और इनसे कहीं ज़्यादा आगे की, कहीं ज़्यादा मालूमाती और ज़रूरी बातें मौलाना फजलुर रहमान के पास होगी। उन्होंने वो सब उनके गोशे गुजार की और उनको सूरत हाल और उनका मफाद समझाने की भरपूर कोशिश की। तो अब देखना ये है कि ये कोशिश उनकी कामयाब होती है या नहीं। एक जुज़वी कामयाबी बहरहाल मिली है जिसका जिक्र मैंने कर दिया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।